हाय रिवान, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी सीरीज़ को। ये रहेगा लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल हम फंडामेंटल देखेंगे रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ पे इन्वायरमेंट की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे हम इन्वायरमेंट की हमारी डे टू डे लाइफ में। देन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स क्या हैं इन्वायरमेंट के। फिर हम देखेंगे बायोस्फीयर एंड बायोस्फीयर के डिफरेंट कंपोनेंट। एंड लास्ट में हम देखेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड लेक्चर के एंड पे यहाँ पे हम देखेंगे ये वाले टॉपिक के रिगार्डिंग आए हुए डिफरेंट एमसीक्यूज। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर इन्वायरमेंट को। आपको खाली करना क्या होगा, आपको यहाँ पे जो नोट्स हैं वो मेंटेन करने होंगे। एंड हम यहाँ पे बिल्कुल फंडामेंटल समझेंगे रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, ये निकला है फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। वर्ड क्या है? इन्वायरोनर। एंड वर्ड की मीनिंग क्या है? टू सराउंड और टू सर्कल। देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट होता क्या है एक्चुअल में। इन्वायरमेंट में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो वो जो फैक्टर्स होते हैं वो कंबाइनली बनाते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। लाइक यहाँ पे देखिए प्लांट्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज होंगे। यहाँ पे लाइट देखिए, यहाँ पे देखिए ओशंस, यहाँ पे देखिए वाटर, सॉयल वगैरह। तो ये चीज़ें कंबाइनली किसको बनाती है? ये बनाती हैं हमारे इन्वायरमेंट को। तो इन्हीं को हम बोलते हैं अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से डेप्थ में देखेंगे कि अबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, कहाँ पे हमारे इकोसिस्टम में। तो ये कहलाता है हमारा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की आपको लाखों डेफिनेशंस मिलेंगी। डेफिनेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको मैं मेंशन करूँगा। तो देखिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, क्योंकि डिफरेंट पेपर्स में बारंबार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनके रिगार्डिंग आपसे पूछा जाता है कि ये डे कब मनाया जाता है एंड इस साल की थीम क्या थी। तो देखिए यहाँ पे अर्थ डे की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को। एंड 2021 यानी कि लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो लास्ट ईयर की थीम क्या थी? रेस्टोर आवर अर्थ। देन इन्वायरमेंट डे की अगर हम बात करें, ये मनाया जाता है 5 जून को, हर एक को पता होगा। एंड लास्ट ईयर की थीम क्या थी? री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रेस्टोर। नेक्स्ट है यहाँ पे ओजोन डे, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। एंड थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस कामा आर फूड एंड वैक्सीन कूल। तो ये चीज़ें आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की। तो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन्वायरमेंट में देखिए पहला फिजिकल या फिर अबायोटिक, देन बायोलॉजिकल एंड देन मैन मेड। फिजिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर में आएंगे यहाँ पे जो सॉलिड वाला पार्ट है, यानी कि फॉरेस्ट, लैंड हो गया, वेजिटेशन हो गई, तो ये किस में इंक्लूडेड है? लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में ओशंस, यहाँ पे जो भी वाटर बॉडीज हैं ये आती हैं हाइड्रोस्फीयर में। देन एटमॉस्फेयर में अगेन यहाँ पे गैस आएंगे, ईयर आएगा, टेम्परेचर आएगा, प्रेशर आएगा, ह्यूमिडिटी आएगी। तो ये कहलाता है फिजिकल या फिर अबायोटिक इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल या फिर बायोटिक में हम बात करें तो यहाँ पे जनरली जो प्लांट एंड एनिमल लाइफ होती है ये इंक्लूड होती है कहाँ पे? यहाँ पे बायोलॉजिकल या फिर बायोटिक इन्वायरमेंट में, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना। मैन मेड की अगर मैं बात करूँ, मैन मेड में जनरली हम देखते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ श्रीनगर की एंड जम्मू की, पंजाब की, दिल्ली की, तो यहाँ पे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं सोशली। क्लियर? तो ये है डिफरेंट क्लासिफिकेशन, थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन है यहाँ पे नेचुरल, आर्टिफिशियल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। तो नेचुरल इन शॉर्ट वो टाइप है इन्वायरमेंट का जहाँ पे मैन का बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो। क्लियर? यानी कि नो कंट्रोल ऑफ मैन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माउंटेन्स, डिफरेंट फॉरेस्ट्स, यहाँ पे ओशंस, यहाँ पे विंड देखिए, यहाँ पे क्लाउड्स देखिए, यहाँ पे रेन देखिए। तो ये चीज़ें किस में आती हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट में, क्योंकि यहाँ पे मैन का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ें नेचुरली होती है। देन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है? देखिए कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड होते हैं, तो मैन क्या करता है? उन अनकल्टिवेटेड लैंड की इरिगेशन करता है। फिर देखिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट फैक्ट्रीज सेटअप करता है। तो ये आता है किसमें? आर्टिफिशियल में। सोशल की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए रिलीजियस बिलीफ, ये चीज़ें किस में आती हैं? सोशल में। या फिर डे टू डे लिविंग, ये आती हैं कहाँ पे?
सोशल इन्वायरमेंट में। देन इज यहाँ पे साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेल्फ की बात होती है। सेल्फ मीनिंग यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म की बात होती है, एंड यहाँ पे हम देखते हैं वो ऑर्गेनिज्म पे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ज़्यादा यहाँ पे आपको कुछ जानना नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट की, यानी कि जो इन्वायरमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में। पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं लाइक कोल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पेट्रोलियम की बात करूँ, तो इनको क्या करना होता है, इनको कंजर्व करना होता है। क्लियर, पेट्रोलियम, कोल, क्लियर, ताकि इनका डेफिनेशन हमेशा के लिए ना हो जाए। तो ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें इन्वायरमेंट सिखाता है। देन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी से होगा क्या, जो हेल्थ है हमारी वो क्या होगी, वो अप होगी। किनकी, लोगों की। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करूँगा एक फॉरेस्ट की। तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे कोई रोड बन रहा है। क्या बन रहा है, रोड बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये कोशिश करनी होगी ताकि यहाँ पे जो ट्रीज हैं इनकी कम से कम डिस्ट्रक्शन हो जाए, ताकि यहाँ पे इन्वायरमेंट पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट ना हो जाए। उससे क्या होगा, उससे बैड इम्पैक्ट होंगे ह्यूमन हेल्थ पे। देन कंजर्वेशन ऑफ फास्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्स, ये भी हमें कौन सिखाता है, अगेन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमें सिखाता है कि कैसे हमें इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना होगा फूड चेन में, ट्रॉपिक लेवल्स में। क्योंकि अगर ट्रॉपिक लेवल की अगर हम बात करें या फिर फूड चेन में अगर एक भी स्पीशीज या एक भी ऑर्गेनिज्म या फिर एक भी लेवल डिस्टर्ब हो जाए तो ये पूरे इकोसिस्टम या फिर पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब करता है। देन इन्हीं से इन्वायरमेंट से ही हमें वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्निक्स जो हैं वो हमें पता चलती है। लाइक हम देखते हैं जो बाथरूम से वेस्ट निकलते हैं हमारे घर से, बाथरूम से, किचन से, प्लास्टिक की बात करूं मैं, तो इन चीज़ों को कहाँ पे डंप करना है, इनको कैसे ट्रीट करना है, तो ये कौन जानता है, ये एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर को ये नॉलेज होती है। तो ये नॉलेज कहाँ से मिलती है, इन्वायरमेंट से। एंड सोशली लोगों को रेस्पॉन्सिबल कौन बनाता है, ये भी इन्वायरमेंट ही बनाता है, ताकि यहाँ पे जो पोल्यूशन है वो कम से कम हो जाए एंड जो प्रोटेक्शन है किसी इन्वायरमेंट की वो हो जाए। तो ये पॉसिबल कौन बनाता है, ये बनाता है इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम बात करें स्कोप की, तो इन्वायरमेंट जो होता है ये वाइडली स्कोप्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स इन्वॉल्व होती है लाइक इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। तो पहले अगर हम बात करें तो इसी से हमें क्या पता चलता है, अवेयरनेस किसके रिगार्डिंग, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो रिसोर्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट लाइक फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, तो इनका डेप्लीशन ना हो जाए। क्लियर, ये हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। तो ये हमें कौन सिखाता है, अगेन इन्वायरमेंट। पोल्यूशन कंट्रोल करना, यानी कि लाइक देखिए जो पुरानी गाड़ियां हैं 2005 से पहले या फिर 2000 से पहले, या फिर वो फैक्ट्रीज जो यहाँ पे डेंजरस गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको क्या करना, उन पे रोक लगाना। तो ये भी हमें कौन सिखाता है, यहाँ पे इन्वायरमेंट। दैन नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं लाइक साइक्लोन हो गया, यहाँ पे देखिए फ्लडिंग, देखिए लैंड स्लाइडिंग। जनरली J&K जो नेशनल हाईवे है तो वहाँ पे जनरली स्लाइडिंग होती है। तो यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाता है एक दिन पहले कि आप जो अपना ट्रैवल है वो क्या कीजिए, वो रोकिए, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है या फिर फ्लड आने वाला है। तो ये चीज़ें हमें कौन सिखाता है, अगेन इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन के इम्पैक्ट, ये भी हमें बताता है कौन, इन्वायरमेंट। अगर हमारे देश में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसके बैड इम्पैक्ट क्या होंगे। देन प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़, तो इन भाई साहब को आप जानते होंगे, सोनम लोट्स, वेदरमैन जिनको हम बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि बारिश होगी या फिर स्नो होगा या फिर वेदर ड्राई रहेगा। क्लियर, तो ये भी पॉसिबल बना है किससे, इन्वायरमेंट से। देन इकोलॉजिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए टाइगर कंजर्वेशन कब चला था, 1973 में, यानी कि टाइगर बचाओ। क्लियर, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो थी वो कम हो रही थी। तो ये भी किससे पॉसिबल बना, इन्वायरमेंट से, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स उठाए गए। देखिए सेव हांगुल, ये इनिशिएटिव भी चलाया गया कहाँ पे, दाचीगाम नेशनल पार्क में, कब, 1970 में। तो ये चीज़ें किस में इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे इन्वायरमेंट की नॉलेज से हम ये चीज़ों का कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं।
देन इन्वायरमेंट हमें क्या एबल करता है, हम अंडरस्टैंड कर पाए कि इनको जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जितने भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। एंड अभी मैंने आपको मेंशन किया कि जो इन्वायरमेंट है इसका जो स्कोप है दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स। साइक्लोन्स की बात हो रही थी अभी, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा आपको कि लेटेस्ट जो साइक्लोन आए थे तो वो आया था, एक तो गुलाब, दूसरा आया था शाहीन। तो गुलाब आया था, इसने किसको हिट किया था, इंडिया को। शाहीन ने हिट किया था किसको, पाकिस्तान को। तो देखिए ये जो साइक्लोन्स होते हैं या फिर नेचुरल क्लाइमेटिस होती हैं तो इनके कारण काफ़ी डिस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे लाइव्स भी जाती हैं एंड यहाँ पे बहुत सारा डैमेज भी होता है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट हमें क्या सिखाता है, ये जो क्लाइमेटिस है ना, इन पे तो रोक नहीं लगाया जा सकता है, बट इनका जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज किया जाए। लाइक देखिए यहाँ पे इस साल नोवल टेक्निक ये अडॉप्ट की किन्होंने, जो आईआईटी खड़गपुर हैं, उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे नोवल टेक्निक प्रोड्यूस की है। तो ये क्या करती है, ये सैटेलाइट से पहले प्रिडिक्ट करती है कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है किसी एरिया में। फिर क्या होता है, वहाँ से लोग एक दिन पहले ही भाग जाएंगे एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डैमेज रिड्यूस होगा। तो ये भी पॉसिबल बनता है विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे हम देखेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता क्या है एंड बायोस्फीयर में क्या क्या कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं बात करूं बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर है यहाँ पे ग्रीक वर्ड, क्लियर। एंड ये बना है दो वर्ड से, वन इज बायोस एंड अनदर इज स्फीरिया, यानी कि मीनिंग लाइफ एंड स्फीयर। बायोस्फीयर एक्चुअल में होता क्या है, यही होता है जोन ऑफ लाइफ, यानी कि जहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल हो, तो वो वाला जोन क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। अब जो बायोस्फीयर है ये बना है डिफरेंट कंपोनेंट से, लाइक एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटली एयर इन्वॉल्व है। हाइड्रोस्फीयर यानी कि मैरीन वाला पोर्शन या फिर वाटर वाला पोर्शन। देन लिथोस्फीयर जहाँ पे हम हैं, यानी कि अर्थ वाला पोर्शन, लैंड वाला पोर्शन, फॉरेस्ट वाला पोर्शन। तो ये तीन चीज़ें, ये तीन कंपोनेंट किसको बनाते हैं, ये बनाते हैं बायोस्फीयर को। यानी कि इन तीन चीज़ों से जो लाइफ है दैट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे समझते हैं वेन डायग्राम में, तो ये मैं लूँगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल मैं यहाँ पे लूँगा हाइड्रोस्फीयर, ये वाला सर्कल में यहाँ पे क्या लूँगा, लिथोस्फीयर। तो देखिए ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, रेड वाले पोर्शन में हर एक का रोल है, यानी कि हर एक यहाँ पे इन्वॉल्व है, थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर का, थोड़ा बहुत हाइड्रोस्फीयर का एंड थोड़ा यहाँ पे लिथोस्फीयर का। तो ये किसको बनाते हैं, ये कंबाइनली बनाते हैं किसको, बायोस्फीयर को। कौन, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एंड इसीलिए हम बोलते हैं जो बायोस्फीयर होता है इट इज सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स। अब एक एक करके यहाँ पे हम देखेंगे बायोस्फीयर में, पहले हाइड्रोस्फीयर, देन लिथोस्फीयर, देन फाइनली हम देखेंगे एटमॉस्फेयर। अगर हाइड्रोस्फीयर की मैं बात करूँ तो हाइड्रोस्फीयर टोटली यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे एक्वाटिक लाइफ जो होगी वो इन्वॉल्व होगा, यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम, क्लियर। यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होंगे, ओशंस, पॉन्ड्स, लेक्स, पूल, डिच, एक्वीफर। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं कहाँ पे, एक्वाटिक यानी कि वाटर लाइफ में। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो हाइड्रोस्फीयर होता है ये होता है लार्जेस्ट इकोसिस्टम कहाँ पे, अर्थ पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पे लैंड वाला जो एरिया है दैट इज ऑलमोस्ट 29%। एंड अगर हम यहाँ पे वाटर वाले पोर्शन की बात करें तो वाटर का कितना कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, 71% कहाँ पे, हमारी अर्थ पे। एंड यही हाइड्रोस्फीयर में एक फिनोमिना होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम इसको इंजीनियरिंग के टर्म्स में बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में। एंड आप लोग इससे बहुत सारे बच्चे वाटर साइकिल का नाम जानते हैं, तो ये वही है, कौन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो देखिए यहाँ पे क्या होती है, इवापोरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, फिर पहले यहाँ से वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, फिर वो नीचे आते हैं बारिश के रूप में। तो ये हर एक को पता होगा। एंड कुछ यहाँ पे कुछ वाटर यहाँ पे चला जाता है कहाँ पे, लैंड के अंदर, फिर अल्टीमेटली वो भी मिल जाता है किससे, ओशन से। तो ये जो वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो ये भी किस में आता है, हाइड्रोस्फीयर में। नेक्स्ट अगर हम वाटर की ही बात करें तो वाटर जो होता है ये होता है मेन एजेंट किसमें, पीडोजेनस में। अब पीडोजेनस क्या होता है, पीडोजेनस होता है सॉइल की फॉर्मेशन। देखिए सॉइल की फॉर्मेशन जो है ये भी एक साइकिल होता है, पहले इरोजन होता है, क्लियर, वाटर के कारण,
फिर वही वो इरोजन जो है डिफरेंट सॉइल्स का या फिर डिफरेंट रॉक्स का, फिर इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्लियर, ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये कहीं पे डिपॉजिट होंगे, एंड फिर जब अगेन वाटर आएगा इनको क्या करेगा, इनको अगेन ये बहाएगा। तो ये जो साइकिल है ना, ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे भी कौन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे भी वाटर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये वाला डेटा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बारंबार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हमने बात की कि वाटर का कंट्रीब्यूशन कितना है, ऑलमोस्ट 71%। अब अगर हम ये 71% की बात करें, अगर हम इस 71% को यहाँ पे 100% लें, तो इस 71% में ओशंस का कंट्रीब्यूशन कितना है, अराउंड 96.5%। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। फ्रेश वाटर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2.5%। ये तीन आपको याद रखने हैं, 71, 96.5 एंड 2.5। यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन वाटर का कितना, 71। ओशंस में कितना, 71 का 96.5 एंड 71 का फ्रेश वाटर में कितना, 2.5 यहाँ पे। देन अगेन यहाँ पे देखिए फ्रेश वाटर का, बट इतना आपको याद नहीं रखना है। ये तीन डेटा आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर होता क्या है, ये एक्चुअल में होता है सॉलिड कंपोनेंट किसका, अर्थ का। क्लियर, यानी कि जहाँ पे लैंड इन्वॉल्व हो, फॉरेस्ट्स इन्वॉल्व हो, माउंटेन्स इन्वॉल्व हो, ग्रास इन्वॉल्व हो, तो ये कहलाता है लिथोस्फीयर। देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, एक तो क्रस्ट होता है, दूसरा होता है सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर किसकी, जो अपर मेंटल होता है। क्लियर, यानी कि अपर मेंटल एंड क्रस्ट। यहाँ पे देखिए ये किसको बनाता है, ये बनाता है लिथोस्फीयर को। क्लियर। अब यहाँ पे क्रस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है, अभी मैंने मेंशन किया, सॉयल, मिनरल आपको मिलेंगे, यहीं पे आपको रॉक्स मिलेंगे, एंड जनरली जो यहाँ पे लेंथ होती है लिथोस्फीयर की, ये होती है अराउंड 8 to 50 किलोमीटर। यहाँ पे याद नहीं रखना है, बट ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे रॉक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए रॉक साइकिल यहाँ पे, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक एंड इग्निशियस। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, ये वो रॉक्स होती हैं जो बनती है विद द हेल्प ऑफ वेदरिंग। क्लियर। इग्निशियस रॉक्स क्या होती हैं, ये बनती है विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग ऑफ लावा। क्लियर। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, ये टोटली बनती हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर, यानी कि बाय अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर। किन पे, एक तो सेडिमेंट्री रॉक्स पे, दूसरा इग्निशियस पे। यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं ये बनती है फ्रॉम सेडिमेंट्री एंड इग्निशियस बाय अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर टू देम। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे जितनी भी रॉक्स मैंने मेंशन की हैं इनको आपको याद रखना है। क्लियर, कहाँ पे, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक में। देखिए इग्निशियस में आप ग्रेनाइट को याद रखेंगे, प्यूमाइस को आप याद रखेंगे, इन दो को। देन सेडिमेंट्री में आप याद रखेंगे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, जिप्सम को, क्योंकि ये बारंबार पूछी जाती है कि लाइमस्टोन किस टाइप की रॉक है। क्लियर। देन मार्बल, स्लेट, क्वार्टर्स, यहाँ पे नीस, इनको आपको याद रखना है। क्लियर। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है मैंने, देखिए अभी हमने बात की कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये बनती हैं किन से, एक तो सेडिमेंट्री रॉक्स एंड दूसरा यहाँ पे इग्निशियस रॉक्स। एंड वो फिनोमिना जो होती है जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स किन में कन्वर्ट होती है, मेटामॉर्फिक में, या फिर इग्निशियस रॉक्स किन में कन्वर्ट होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इस टर्म को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए मेटामॉर्फिज्म, देखिए पहले जो ग्रेनाइट थी आफ्टर मेटामॉर्फिज्म ये किस में कन्वर्ट हुई, ये नीस में कन्वर्ट हुई। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, इन तीन को काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि ग्रेनाइट आफ्टर मेटामॉर्फिज्म ये किस में कन्वर्ट होगी, तो ये नीस में कन्वर्ट होगी। सैंडस्टोन क्वार्ट्ज में कन्वर्ट होगी, लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट होगी, मार्बल में। देखिए लाइमस्टोन, सैंडस्टोन दोनों सेडिमेंट्री, किस में कन्वर्ट हो रही है, ये यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो रही है। इसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। नेक्स्ट है यहाँ पे एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर होता क्या है, देखिए हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के अराउंड क्या है, चारों तरफ या फिर हर साइड में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता है एक्चुअल में थिक गैसियस लेयर। क्या होता है, थिक गैसियस लेयर या फिर एनवेलोप, जो कि सराउंड करता है किसको, हमारी अर्थ को फ्रॉम ऑल साइड्स। क्लियर। एंड ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये अटैचड रहता है, देखिए यहाँ पे ये है हमारी अर्थ,
एंड ये है हमारी अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर। ये अटैचड रहता है हमारी अर्थ से विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटी है ये इसको अपने आप से क्या रखती है, बांधे रखती है, किसको, एटमॉस्फेयर को। क्लियर। अब यहाँ पे इंक्लूड क्या क्या होता है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर होता है ये मिक्सचर होता है, एक तो डिफरेंट गैस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन वगैरह, देन वाटर वेपर्स का, एंड सस्पेंडेड पर्टिकुलेट्स जिनको हम एरोसॉल भी बोलते हैं, जो कि हम कहाँ पे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में। क्लियर। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट है वो है यहाँ पे कंपोजिशन। डायरेक्ट काफ़ी बार पूछा जा चुका है यहाँ पे कंपोजिशन को। आपको पहले याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है एटमॉस्फेयर में, हर एक को पता हुआ, दैट इज ऑफ नाइट्रोजन, कितना, अराउंड 78%। फिर ऑक्सीजन का कितना, 21%। फिर आपको याद रखना है आर्गन 0.9, कार्बन डाइऑक्साइड 0.037, नियॉन का कितना 0.00182, हीलियम का कितना। तो यहाँ तक हीलियम तक आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नियॉन का कंट्रीब्यूशन कितना है, नियॉन की परसेंटेज कितनी है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। एंड कभी कभी यहाँ पे ऑर्डर भी दिया जाता है, नाइट्रोजन पहले, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा आर्गन, तो ऑर्डर भी यहाँ पे आप याद रखिए। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन का, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम तक आपको यहाँ पे याद रखना है डेटा। अब देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स आती हैं। पहली लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, फिर ऊपर वाली को स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजो, एंड फिर थर्मो, एंड देखिए यहाँ पे ये है यहाँ पे थर्मोस्फियर। जनरली अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स की, पहली लेयर जो होती है यानी कि ट्रोपोस्फियर। क्लियर। पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ट्रोपोस्फियर की डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये होती है अराउंड 0 to 12 किलोमीटर और 0 to 18। किसी बुक में आपको 0 to 12 मिलेगा एंड किसी में आपको 0 to 18 मिलेगा। एंड ये जो ट्रोपोस्फियर होता है यानी कि पहली लेयर यहाँ पे, तो इसी में आपको जो 75% गैस हैं एटमॉस्फेयर के, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे, ट्रोपोस्फियर में। एंड जितनी भी वेदर फिनोमिना है, लाइक रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, ये कहाँ पे ऑकर करता है, ये हमारे ट्रोपोस्फियर में ऑकर करता है। क्लियर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर ट्रोपोस्फियर के रिगार्डिंग। अब देखिए यहाँ पे जितना हम ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाते हैं, यानी कि अर्थ से हम दूर जाते हैं, कहाँ पे, ट्रोपोस्फियर में। क्लियर। यानी कि जितनी हाइट बढ़ती है, ये है अर्थ, यहाँ पे हम जाएंगे ऊपर, किधर, ट्रोपोस्फियर में। तो जितनी हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर जो है ना वो डिक्रीज होता है। क्लियर। कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये जो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है, इसको हम बोलते हैं लैप्स रेट, या फिर एडियाबैटिक लैप्स रेट, या फिर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। क्लियर। ये आपको याद रखना है, वैल्यू कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। आगे जाके इसकी इंपॉर्टेंस में आपको बोलूंगा। क्लियर। तो ट्रोपोस्फियर 0 to 12 और 0 to 18 किलोमीटर, यहीं पे जितनी भी वेदर फिनोमेना होती है वो होती है, ऑकर करती है। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये भी कहाँ पे ऑकर करता है, ये भी ट्रोपोस्फियर में ही ऑकर करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फियर की। क्लियर। अब स्ट्रेटोस्फियर की डिस्टेंस कितनी है, ये है अराउंड 18 to 50 किलोमीटर। क्लियर। एंड इसी में आपको जो स्ट्रेटोस्फियर है, इसी में आपको ओजोन लेयर जो है वो यहाँ पे मिलेगा। क्लियर। ओजोन लेयर आपको यहीं पे मिलेगा। एंड ट्रोपोस्फियर में हमने देखा था जितना हम आगे जा रहे थे, यानी कि ऊपर की ओर जा रहे थे, यानी कि जितनी हाइट बढ़ रही थी, उतना जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज होता जा रहा था। क्लियर। बट यहाँ पे होता क्या है स्ट्रेटोस्फियर में, पहले जो टेम्परेचर है ना, जब हम ऊपर जाते हैं पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एंड फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, जो अपर पार्ट है यहाँ पे, अपर पार्ट में अगेन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है, देखिए अभी मैंने आपको मेंशन किया, यहाँ पे है ओजोन लेयर, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है किनका, यूवी रेज का। क्लियर। कहाँ पे, ओजोन लेयर में। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है अगेन राइज होता है। तो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था, ओजोन लेयर में पहले पार्ट में पहले टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्लियर। एंड यहीं पे आपको डिफरेंट जो ईयर प्लेन्स हैं जो फ्लाई करते हैं, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, स्ट्रेटोस्फियर में। देन जो थर्ड लेयर है यहाँ पे, दैट इज मीजोस्फियर, हाइट 50 to 80 किलोमीटर। क्लियर। अब जो मीजोस्फियर होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना, ये ड्रॉप करता है अराउंड -100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये होता है कोल्डेस्ट रीजन। कौन, मीजोस्फियर वाला।
क्लियर, ये क्या होता है, कोल्डेस्ट रीजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, देखिए एम फॉर मीजोस्फीयर एंड एम फॉर मेटेरॉइड्स। जो मेटेरॉइड्स आते हैं फ्रॉम सन, यानी कि जो रॉक्स आते हैं, क्लियर, जो कि कहाँ पे आना चाहते हैं, जो कि अर्थ की ओर आना चाहते हैं, तो इनकी बर्निंग, यानी कि इनको कौन बर्न करता है, तो इनको बर्न करता है मीजोस्फीयर। यानी कि ये क्या करता है, ये करता है हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट फ्रॉम मेटेरॉइड्स। कौन, मीजोस्फीयर, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देन थर्मोस्फीयर, देखिए यहाँ पे थर्मोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर की हाइट कितनी है, अराउंड 80 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर। किसी बुक में आपको 650 मिलेगा, किसी में 550 मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, क्लियर। एंड यहाँ पे क्या होता है थर्मोस्फीयर में, यहाँ पे अगेन जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा एंड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। म्यूजोस्फीयर में हमने देखा था कोल्डेस्ट रीजन, वहाँ पे जो टेम्परेचर था वो काफ़ी डाउन हो चुका था, बट यहाँ पे आपको मिलेगा हाई टेम्परेचर अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे, थर्मोस्फीयर में। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे यूवी रेज जो होती हैं थर्मोस्फीयर में, वो टर्न होती है किसमें, हीट में, क्लियर। नेक्स्ट इज आयोनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा आयोनोस्फीयर एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सोस्फीयर। आयोनोस्फीयर क्या होता है, ये होता है लोएस्ट पार्ट किसका, थर्मोस्फीयर का। एंड एक्सोस्फीयर क्या होता है, ये होता है अपर पार्ट किसका, थर्मोस्फीयर का। देखिए यहाँ पे ये है एक्सोस्फीयर एंड यहाँ पे आपको मिलेगा आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो रेडियो कम्युनिकेशन होती है ये मोस्टली कहाँ पे होती है, आयोनोस्फीयर में। एंड एक्सोस्फीयर के रिगार्डिंग आपको ये याद रखना है कि जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं वो कहाँ पे फ्लाई करते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं एक्सोस्फीयर में। एंड यहाँ पे आपको लाइट गैस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया अभी किसके बारे में, टेम्परेचर एंड हाइट के बारे में। देखिए ये है ट्रोपोस्फियर। यहाँ पे देखिए इस वाली एक्सिस पे, यानी एक्स में आपको मिलेगा टेम्परेचर, वाई में आपको मिलेगा यहाँ पे हाइट। तो देखिए पहले ट्रोपोस्फियर में जितना हम ऊपर जा रहे हैं तो पहले टेम्परेचर डाउन हो रहा है, फिर देखिए यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में इनिशियली टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, फिर इंक्रीज होता है। देन मीजोस्फियर में हमने देखा जो टेम्परेचर होता है दैट इज लोवेस्ट, अराउंड -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। फिर थर्मोस्फियर में अगेन हमने देखा पहले कांस्टेंट, एंड फिर ये जो टेम्परेचर है ना ये काफ़ी राइज होगा अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो करू पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको मेंशन किया था लैप्स रेट, क्लियर। तो लैप्स रेट जो मैंने आपको मेंशन किया था 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो लैप्स रेट की जो फॉर्मूला होती है कैलकुलेशन करने के लिए वो होती है डेल टी अपॉन डेल एच, यानी कि डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो आपने देखा होगा जो चिमनीज होती है डिफरेंट फैक्ट्रीज में ये बनाई जाती है। अब ये जो चिमनी है ना इसकी जो हाइट है ना ये यूं ही नहीं ली जाती है कि हम इतनी हाइट लेंगे, ये हाइट ली जाती है किसकी कैलकुलेशन करके, लैप्स रेट की कैलकुलेशन करके। देखिए यहाँ पे ये जो हाइट दी जाती है यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे है डिफरेंट, ये है यहाँ पे जोन जहाँ पे डिफरेंट बंदे होंगे या फिर वर्कर्स होंगे फैक्ट्री में जो काम कर रहे होंगे, क्लियर। अब ये वाली फैक्ट्री से क्या होंगे, जो यहाँ पे डेंजरस गैस होंगे वो इमिट कर रहे होंगे। अब अगर यहाँ पे बारिश होती है या फिर वेदर चेंज होता है या फिर विंड होता है, कितनी हाइट देनी है चिमनी को, अगर यहाँ पे बैड वेदर आए तो ये जो धुआं है ना ये नीचे नहीं आ जाना चाहिए, यानी कि ये जो यहाँ पे वर्कर्स रह रहे हैं या फिर यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इस पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंस इसकी लैप्स रेट की, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ओजोन लेयर एक्ट्स एज पोल्यूटेंट विच रिसाइड्स इन। तो ओजोन लेयर आपको कहाँ पे मिलेगा, ओजोन लेयर आपको स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्ट्रेटोस्फीयर द टेम्परेचर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड ड्यू टू प्रेशर ऑफ। तो यहाँ पे उल्टा बोल रहा है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ये बोल रहा है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, किसके कारण होता है, ये होता है ओजोन के कारण, क्लियर। नेक्स्ट, मैन कैन मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस इन बायोस्फीयर बाय। पहला ऑप्शन डिफॉरेस्टेशन नहीं, डेवलपिंग न्यू ब्रीड्स ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं, यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स नहीं, अंडरस्टैंडिंग द डेलिकेटेड बैलेंस इन द रिलेटिव नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इकोलॉजिकल बैलेंस मैंने आपको मेंशन किया ट्रॉपिक लेवल या फिर फूड चेन में हमें हर एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करना होगा, क्लियर, कि उसका रोल क्या है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम आपको मिलेगा हाइड्रोस्फीयर। द पार्ट ऑफ अर्थ एंड इट इज एटमॉस्फेयर इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। तो वो कहलाता है क्या,
बायोस्फीयर। परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर, तो परसेंटेज ऑफ अर्थ कहाँ पे, अर्थ पे वाटर की कितनी परसेंटेज है, तो दैट इज 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इन द बायोस्फीयर द परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल इन द ओशंस। तो यहाँ पे बायोस्फीयर में पहले बोल रहा है जितना भी वाटर अवेलेबल है, फिर बोल रहा है वो वाटर कहाँ पे, ओशंस में। ओशंस में कितनी परसेंटेज है, तो मैंने आपको मेंशन किया था अराउंड 96%, तो 97 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, सैंडस्टोन है, तो सैंडस्टोन क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। नेक्स्ट, इफ द रॉक्स आर फॉर्मड ड्यू टू एट्रिशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड हाई प्रेशर, तो जहाँ पे भी हीट एंड हाई प्रेशर की बात होगी तो याद रखिएगा ये किनकी बात होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स की। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये होता है 5 जून को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लाउड फॉर्मेशन ऑकर्स, तो हमने देखा था वेदर फिनोमिना मोस्टली कहाँ पे ऑकर करती है, तो वो ऑकर करती है कहाँ पे, ट्रोपोस्फियर में। नेक्स्ट, लिथोस्फियर कॉन्सिस्ट्स ऑफ, तो लिथोस्फियर में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया मोस्टली क्रस्ट होता है एंड जो मेंटल होता है, मेंटल का अपर पार्ट होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देन द मैन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन, तो सोलर रेडिएशन का मैन रोल कहाँ पे होता है, तो वो होता है कार्बन साइकिल नहीं, हाइड्रोजन साइकिल नहीं, तो वाटर साइकिल में होता है, यानी कि हाइड्रोलिकल साइकिल में। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इनको हम आगे जाकर पढ़ेंगे जब हम न्यूट्रन साइकिलिंग पढ़ेंगे। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज यूज्ड द मोस्ट फॉर कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको मेंशन किया। कम्युनिकेशन मोस्टली आपको रेडियो कम्युनिकेशन कहाँ पे मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको कहाँ पे, आयोनोस्फीयर में। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपने नोट्स मेंटेन किए होंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।